नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, DSSB ने 2025 का टीजीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 5346 पदों पर टोटल वैकेंसी है। हिंदी की 556 वैकेंसी है, जिसमें 420 वैकेंसी के लगभग मेल के पास है और 136 वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि टीजीटी में DSSB में कंप्लीट सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। एक टॉपिक के बारे में मैं इसमें चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम फॉर्म आपके 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक भरे जाएंगे और आपका एग्जाम जनवरी के आरंभ में होने की पूरी चांस है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देख लो। 200 नंबर का पेपर आता है, पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 100 नंबर जो होते हैं भाई, 100 नंबर या 100 प्रश्न यहां से आएंगे, 100 प्रश्न यहां से आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। आपको 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। CBT एग्जाम होगा, 120 मिनट या 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 100 सवाल होंगे, इसमें 100 सवाल होंगे। अब देखिए 100 प्रश्न कहां कहां से बनेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है भाई। ये रहा पहला पोर्शन। में साइड हो जाता हूं। जनरल पेपर, जिसमें से 100 प्रश्न आएंगे, 5 उसके खंड होंगे। नंबर 1 होगा जनरल अवेयरनेस, जिसको GA के नाम से जाना जाता है। उसके 20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है भाई, 20 प्रश्न आपको 5 जगह से आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के 20 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपके पास आएगा मैथ्स, जिसका नाम है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि 20 नंबर आपको मैथ्स के आएंगे। 20 नंबर आपका होगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, यानी कि लैंग्वेज का मीनिंग होता है, दोनों में एक शब्द आ रहा है लैंग्वेज का मीनिंग होता है ग्रामर, यानी कि व्याकरण। तो यहां पर आपको ग्रामर आएगी। ठीक है, हिंदी में भी व्याकरण, इंग्लिश में भी व्याकरण, और कंप्रिहेंशन में पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 20, 40, 60, 80 और 100, यानी कि 100, पूरे के पूरा आपका 100 नंबर तो ये हो गए। और बाकी जो 100 नंबर होंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। और आपका अपना सब्जेक्ट, जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में 3 जगह से सवाल आने वाले हैं। जैसे सबसे पहला आपको शिक्षण शास्त्र देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप टीचिंग पैडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हो, जो कि आप कई बार CTET में पढ़ते हैं, आपने BEd में पढ़ी होगी। जैसे आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आपने NEP के बारे में सवाल पढ़े होंगे, आपने पढ़ी होगी आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि है, अविधि, या फिर आप लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा होगा, नोम चोम्स्की के बारे में, या फिर आप लोगों ने लेव वाइगोत्स्की के बारे में, जीन पियाजे के बारे में। इन सब के बारे में आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा व्याकरण के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक होंगे? सारे टॉपिक व्याकरण के होंगे। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, हिंदी की बोलियां, हिंदी के क्षेत्र, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की लिपि और लिपि में सुधार। इसके अलावा वर्णमाला में टोटल व्याकरण स्वर व्यंजन, उनका वर्गीकरण जैसे जैसे होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों वर्तनी आएगी, स्पेलिंग कैसे सही लिखी जाती है। विराम चिन्ह आपको आएंगे, कौन सा विराम चिन्ह का नाम क्या है, प्रयोग कहां पर होता है। और समास पूरा आएगा, समास के साथ विग्रह भी आएगा। संधि आएगी, संधि के साथ उसका विच्छेद करने का तरीका भी आएगा। उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे। इसके अलावा जो है संज्ञा आएगी, नाउन, वचन, कारक, काल, सर्वनाम, विशेषण, सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों जो है वाक्य, सेंटेंस, आपको वाच्य मिलेगा, वॉइस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा क्रिया यानी कि वर्ब मिलेगी, अव्यय वाला टॉपिक आएगा। साथ ही साथ आपको शब्द भेद, जिसमें से देशी, विदेशी, मतलब शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, निर्माण या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है भाई प्यारे विद्यार्थियों तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी। उसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, और इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगी, और
पूरे पैराग्राफ भी आते हैं। पैराग्राफ चाहे यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, दोनों में आएंगे। साथ ही साथ साहित्य भी आएगा। अब साहित्य तो सर बहुत बड़ा है, तो देख लेते हैं साहित्य का क्या टॉपिक्स आएंगे। देखिए मैं प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को ये वेबसाइट से दिखा देता हूँ, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके आपके सामने देख लेता हूँ। ये है भाई टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती हेतु लिखित प्रश्न पत्र के लिए ब्लूप्रिंट है। हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएं आप लोगों के सामने देखने के लिए आएंगी। उपन्यास पर आधारित प्रश्न आएंगे कि नोवेल का विकास का उदय कब हुआ, भारत में विकास कब हुआ, उपन्यास के कितने तत्व हैं, कौन सा उपन्यास किसने लिखा। कई बार उनके कैरेक्टर पात्रों से सवाल आ जाते हैं, ठीक है भाई, यह मैच करने के लिए आ जाता है। इसके बाद आएगा कहानी पर, कहानी में भी यही है, जैसे हिंदी कहानी का विकास हुआ तो उसमें सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान था, फोर्ट विलियम कॉलेज का लल्लू लाल सदर मिश्र, है ना, इनके बारे में पढ़ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, आधुनिक कहानी, हिंदी के कुछ कहानी आंदोलन जिसमें नई कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, सक्रिय कहानी आंदोलन, जनवादी कहानी आंदोलन, सारे पोर्शन आएंगे। महिला कहानीकार आते हैं, दलित कहानीकार आते हैं, आदिवासी कहानीकार आते हैं, सारा पोर्शन आता है। नाटक और एकांकी पर आधारित प्रश्न, उसमें से भी यही पोर्शन होगा सारा का सारा। न कि नाटक का जो उदय हो रहा है किस युग में हुआ, विकास, जैसे कहानी में होता है कि प्रेमचंद के नाम पर, प्रेमचंद जी के नाम पर कहानियों को बांट दिया जाता है, नाटक को प्रेमचंद जी के नाम पर नहीं बांटा जाता, ठीक है, वो जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर बांटा जाता है, भारतेंदु जी के नाम पर युग का नाम रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न आएंगे गौण विधाओं में से, तो यहाँ से कम सवाल आते हैं, पोर्शन भी छोटा होता है। संस्मरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या रेखा चित्र, छोटा पोर्शन होता है, गौण विधाएं हैं, आत्मकथा जीवनी गौण विधा है और रिपोर्टाज। तो ये नीचे वाली जो 4 हैं ये गौण विधाएं हैं और ऊपर वाले जो 4 हैं ये मुख्य विधाएं हैं। तो कुल मिलाकर के इनको आपको लगभग सारी विधाएं दे दी गई हैं। फिर हम बात करेंगे काव्य भाग पर, जो मुख्यतः हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदी काव्य का विकास आएगा, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न आएंगे, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न आएंगे, यानी कि निर्गुण, सगुण और सूफी काव्य। आदिकाल की अगर आप बात करोगे तो आदिकाल में सारी काव्य धाराएं आएंगी, जैसे सिद्ध काव्य धारा, भाई सिद्धों की संख्या 84 थी, है ना, सिद्ध में सिद्ध कहाँ पर रहते थे, वही सिद्धों का क्षेत्र जो था श्री बुद्ध पर्वत या अबुद्ध पर्वत था, है ना। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सिद्ध आपका वर्तमान एरिया में बंगाल, बिहार और जो है झारखंड, तो नहीं कह सकते हम, असम वाले एरिया में रहते थे। सिद्धों पर जब आक्रमण हुआ कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का, तो फिर वो चले गए आपका भोट देश, जैसे कि नेपाल चले गए, भूटान चले गए, चाइना चले गए, म्यांमार चले गए, तो सिद्ध माइग्रेट कर गए। सिद्धों की संख्या 24 है। जैसे सिद्धों में कौन कौन सी महिला सिद्ध हैं, जैसे आपका जो है लक्ष्मी, मतलब मणिभद्रा, लक्ष्मीकारा, है ना, ऐसे करके आपका उनको बोलते हैं आपका काला मामा, है ना, वैसे कनखलपा, मेखलपा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकारा, ये 4 हैं। या 4 ऐसे सिद्ध हैं जो कि नाथ भी बने, है ना, जैसे कि आपका गोरखनाथ या गोरखपा है, दूसरा चरपटीनाथ या चरपटीपा है, और नागार्जुन नाथ या नागपा है, और प्यारे विद्यार्थियों जो है मतलब गंजा नाचे उसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है भाई, तो गोरखनाथ हो गए, जालंधर नाथ या जालंधर पा है। तो ऐसे करके सवाल आते हैं। फिर ऐसे रासो साहित्य, नाथ साहित्य के सवाल आएंगे, ऐसे रासो साहित्य के सवाल आएंगे, है ना, ऐसे आप लोगों को जैन साहित्य के सवाल आएंगे, 12 मासा का प्रयोग कब हुआ, किस तरीके से करके, ऐसे आगे चल के आदिकालीन में व्यक्तिगत साहित्य आएगा आदिकाल में, जिसमें अमीर खुसरो को पढ़ना होता है, विद्यापति जी को पढ़ना होता है, श्रीधर को पढ़ना होता है ना। और फिर आएगा आपका आदिकाल में गद्य साहित्य, जिसमें 4 मुख्य साहित्य हैं, जिसमें कुबलय माला कहा, है ना, जैसे कि राउलवेल, जैसे कि वर्ण रत्नाकर, तो ये मुख्य रचनाएं आपको आएंगी, है ना। ऐसे आपका भक्ति काल में निर्गुण काव्य में आप जो पढ़ोगे सूफी काव्य और संत काव्य को पढ़ोगे। सूफियों में कौन सी रचना किसकी है, मुख्य सूफी रचना कौन सी है, कौन सी रचना बिल्कुल क्रम से चली है, या कौन सी रचना ने नियमों को तोड़ करके चला। जैसे कहीं पर सूफी रचनाओं में बहुपत्नीवाद है, लेकिन एक रचना में ऐसा नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी जी मुख्य कवि हैं, उनकी रचना जो
पद्मावत है 1540 में लिखी गई है, 1520 से 1540 में ठेठ अवधि में लिखी गई है ना। जायसी जी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। लेकिन कथा किसकी लिखी? वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की लिखी है ना। राजा रतन सिंह रानी पद्मावती की लिखी। उसके दो भाग हैं, उत्तरार्ध पूर्वार्ध। पूर्वार्ध को काल्पनिक माना जाता है, उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। सारी चीजें आप लोगों को धीरे 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 मिलेंगी, किस आलोचक ने किस कवि के बारे में क्या कहा। ऐसे ही भक्ति काल में आपको आएगा संत काव्य की, संतों की परंपरा की शुरुआत में जो शंकराचार्य हैं 788 ईस्वी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, 820 ईस्वी में दिवंगत हो गए। उन्होंने 4 धाम बनाए है ना। उसके बाद 1017 में श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैतवाद चलाया, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद चलाया था। रामानुजाचार्य जी की मृत्यु 1137 में हो गई। फिर आलवार भक्त कैसे आए, नयनार कैसे आए, नयनारों की संख्या 63 है। उनके ग्रंथों का क्या नाम है? आलवार की संख्या 12 है, ग्रंथों का क्या नाम है? फिर जो है उनकी जो रामानुजाचार्य जी की परंपरा में हुए राघवानंद जी हुए है ना। राघवानंद जी के शिष्य रामानंद जी हुए, रामानंद जी के 12 शिष्य हो गए। ये 12 शिष्य जो है सगुण निर्गुण दोनों में फैल गए। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप राम काव्य पढ़ेंगे सगुण में, और कृष्ण काव्य राम काव्य में बाबा तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, उनके संप्रदायों के बारे में बात करेंगे है ना। फिर आप कृष्ण काव्य में अष्टछाप को पढ़ेंगे, मीराबाई जी के बारे में, रसखान जी के बारे में, रहीमदास जी के बारे में मुख्य मुख्य आप लोग पढ़ेंगे। आधुनिक काल में आप लोग बात करेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है ना। भारतेंदु युग का समय क्या है, द्विवेदी युग का समय क्या है, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग है ना। जैसे भारतेंदु युग में बहुत सारी नई विधाओं का उदय धीरे धीरे हुआ, भारतेंदु जी ने स्वयं ने किया। भारतेंदु मंडल जी ने कौन सी रचनाएं लिखी, भारतेंदु मंडल में कौन शामिल थे, भारतेंदु जी ने कौन सी रचनाएं लिखी, कितनी रचनाओं का अनुवाद हुआ, कौन सी पत्रिका किसने चलाई। जैसे बताता हूं तुमको, भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाएं चलाई। कहवा कैसे, कवि वचन सुधा, ऐसे हरिश्चंद्र मैगजीन, वैसे बाल बोधिनी इसी क्रम में है। 1868, 1873, 1874 ठीक है। 68 वाली को कई जगह 67 लिखा होता है, क्योंकि जो कवि वचन सुधा है उसका जो विमोचन था, जो आरंभ था, जो आरंभ जो हुआ था उसका वो 15 अगस्त 1867 में हुआ था। लेकिन 1 जनवरी 1868 में उसका पहला पत्र अंक निकल जाता है। ऐसे करके फिर सरस्वती पत्रिका पढ़ोगे, द्विवेदी युग को पढ़ोगे, नागरिक प्रचारणी सभा को पढ़ोगे, द्विवेदी युग के कवि पढ़ोगे, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद जी को, इनके कवियों का क्रम भी पढ़ोगे। छायावाद युग के 4 स्तंभों के बारे में बात करोगे, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, उन पर प्रभाव, किस पर रहस्यवाद का प्रभाव है, किस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, किस पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, किस पर प्रतिविज्ञान दर्शन का प्रभाव है, किस पर बंगला साहित्य का प्रभाव पड़ा, किस पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा, कैसे यहां से स्वच्छंदवादी काव्यधारा निकल गई, कैसे यहां से हालावाद निकल गया है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, कैसे देशभक्ति की काव्यधारा निकल गई। फिर प्रगतिवाद कैसे आया, मार्क्सवाद का प्रभाव कैसे हुआ, प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में हम बात करेंगे, पेरिस वाला भी, विश्व का भी, भारत का, लखनऊ वाला भी। फिर हम बात करेंगे अज्ञेय जी ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, पहला सप्तक निकाला, तार सप्तक 1943 में, जिसमें 7 कवि थे है ना। सच्चे राम की मुक्ति में प्रभा नाम गिरजा भरकर, इसी क्रम में है सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय, सच्चे राम से रामविलास शर्मा, मुक्ति से मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चे राम की मुक्ति में प्रभा से प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर है ना, नाम से निमी जैन, और भरकर से भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे करके 7 कवि हो गए। फिर दूसरा सप्तक देखोगे, अच्छा पहला सप्तक जो चला उसको प्रयोगवाद कहा जाता है, 1951 तक, 43 से 51 तक। फिर प्रयोगवाद का खुद ही विरोध कर दिया अज्ञेय जी ने, कहा कि हम प्रयोगवादी नहीं रहे, प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, स्वयं अज्ञेय जी कहते हैं। इसको नई कविता कहा जाता है। इसमें भी 7 जो है कवि थे दूसरे सप्तक में है ना। वो आपने पढ़ा होगा, शेर पर भवानी शांत है, हरि मेहता का धर्म सहायक हो, इसी क्रम में है। फिर तीसरा सप्तक आया जहां से नवगीत का आरंभ माना जाता है, नवगीत विधा का 1959 में ठीक है भाई। प्रयाग में मदन विजय कुंवर जो है सक्सेना के साथ केदारनाथ चले। ये पूरे 7 के 7 कवि हैं। फिर 1979 में चौथा सप्तक आया
आया, तो ये आप सब लोगों ने अच्छे करके समझने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं कैसे पढ़ाऊंगा। फिर आप पढ़ोगे नई कविता, समकालीन कविता, फिर आप पढ़ोगे कैसे नकेनवाद उस समय आ गया था, प्रपद्यवाद जिसको नकेनवाद कहा जाता है ना। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, इन तीनों ने नकेन के प्रपद्य पुस्तक लिखी थी 1956 में। उसकी भूमिका का नाम पश्चा था, वहां से नकेनवाद आरंभ हुआ है। फिर आप पढ़ोगे जनवादी कविता, जनवादी कहानी, अच्छा वो तो कहानी में आता, मैं कविता बताने लगा था आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण, वो मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले, फिर भी देख लो। हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा, बोलियां, देवनागरी लिपि, वर्ण विचार में उच्चारण वर्तनी संधि, शब्द विचार में पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, ये होते हैं देखने में, अंग्रेजी में होमोफोन बोलते हैं, देखने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग। जैसे मैंने लिखा और सिंगल मात्रा, दो डबल मात्रा, जैसे मैं लिख करके बता देता हूं। एक मैंने लिखा आपके सामने और एक लिखा मैंने आपके सामने और का मीनिंग होता है बिसाइड, किसी की तरफ, है ना, तुम्हारी और का मीनिंग होता है एंड, तुम और मैं, है ना, ऐसा वाला, एवं वाला। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो अलंकार आएंगे, सारे के सारे शब्द शक्तियां आएंगी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति। भाई जैसे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में और शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हो गई। कौन सी 22 भाषाएं हैं मैं आपको बोल के भी बता देता हूं। असमिया, बंगला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। इतनी सी देर का काम है ये, है ना। ऐसे ही करके आप लोगों को संविधान का 17वां भाग आपको देखना है, मतलब वैसे तो 5वें भाग का आर्टिकल 120 देखना है, 6ठे भाग का अनुच्छेद 210 देखना है, 7वें भाग के अनुच्छेद 343 से 351 तक देखने हैं। राजभाषा विभाग कब बना, संकल्प अधिनियम कब आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम कब आया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब बना, विश्व हिंदी सम्मेलन कब पहला हुआ, कहां पर हुआ, 12वां कहां पर हुआ, 6ठा, 7वां, 8वां, सारे विश्व हिंदी सम्मेलन भी आप लोगों को देखने हैं। किस कवि को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस कवि को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना पर सरस्वती सम्मान, किस रचना पर मंगला पारितोषिक, किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, सारी चीजें आप लोगों को देखनी है यहां पर। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस सारे पोर्शन को ऐसा गहराई से आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप लोग कैसे इस वाले बैच में जुड़ेंगे मैं बता देता हूं। देखिए, आप लोगों को एक सबसे पहली बात, DSSB PRT के फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, उसका आपका पेपर होने वाला है, मतलब एग्जाम होगा। अब TGT की वैकेंसी आज आ गई है, अगले 1-2 महीने के अंदर आपको PGT की वैकेंसी दिखेगी, उसमें भी हिंदी आएगी। अब अलग अलग बैच लेने से बेहतर है आप एक ऐसे बैच में जुड़ जाओ जिसमें PRT, TGT, PGT, या फिर अगर आप कोई भी नॉन टीचिंग वाला DSSB का एग्जाम देना चाहो तो उसमें जुड़ जाओ। उसके लिए हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है DSSB महापैक। ये DSSB का महापैक है, इसमें केवल DSSB के चारों एग्जाम कवर कर पाओगे। कौन से एग्जाम कैसे आप कवर कर पाओगे समझा देता हूं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करो, ऑल कोर्सेज में आपको मिलेगा टीचिंग, और टीचिंग में मिलेगा DSSB, या फिर आप टीचिंग महापैक में जाओगे तो यहां पर नहीं दिखाई, ये रहा टीचिंग महापैक में क्लिक करोगे तो आप टीचिंग महापैक में ना जाइएगा, आपको केवल DSSB की तैयारी करनी है, टारगेटेड रहो। मैं क्यों तुमको मना कर रहा हूं यहां पर जाने से, क्योंकि DSSB ऐसा एग्जाम है जो समय के हिसाब से होता है। भाई 120 मिनट में 100-200 सवाल करना, लगभग एक सवाल के लिए 36 सेकंड मिलेंगी, अगर मेरी कैलकुलेशन ज्यादा गलत नहीं है, अभी अभी माइंड में की है मैंने कैलकुलेशन। इतना समय आपको सवाल भी नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको यहाँ स्पीड से चीजों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप DSSB महापैक पर जाइए। इस समय अच्छी बात है कि 3 गुना वैलिडिटी है, ट्रिपल वैलिडिटी। क्लिक करो, 2749 का बैच है, लगभग ये बैच मेरा आईडी में 2500 का हो जाएगा। इसको अप्लाई करना और इस पर कूपन कोड जरूर लगाना Y887। जब लगाओगे तो देखो 2499 का बैच है,
एप्लीकेशन से खरीदोगे तो आपको और भी सस्ता ये वाला बैच मिल जाएगा, कुछ कॉइन्स वगैरह के हिसाब से आपको और भी कम मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है कि क्या क्या आप लोगों का पेपर होगा, कैसे होगा। YouTube पर मेरी क्लास रोज दोपहर 2 बजे चलती है, TGT PGT अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सीधा क्लास ज्वाइन कर लो, वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। पेड बैच में आपको कंटेंट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी जो जो एग्जाम में आता है उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आप लोग कवर कर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो बाकी मुलाकात करता हूं मैं अगले सेशन में, जिसमें इसकी रणनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।